नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। ये भाग 3 है। भाग 2 में जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें हमने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और जीवा यानी जीभ में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कर चुके हैं। आज हम इससे आगे के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ओष्ठाकृति के आधार पर यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला क्या है? पहला है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। यानी एक स्थिति ऐसी जिसमें कि होठ वृत्त के आकार में आ जाएं और एक स्थिति ऐसी जिसमें जो होठ हैं वो वृत्त के आकार में ना हो। यानी एक में तो होठ का आकार कुछ गोल हो जाए लेकिन दूसरा उसमें होठ का आकार कुछ गोल ना हो, ये स्थिति। इसमें वृत्ताकार में इनका उच्चारण यानी जो वृत्ताकार स्वर होते हैं इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं अर्थात गोल हो जाते हैं। तो इसके उच्चारण में हम कौन से वर्ण बोलते हैं? उ, ऊ, ओ, औ। यानी ये चार जो स्वर है इनका उच्चारण वृत्ताकार स्थिति में होता है। होठों की जब वृत्ताकार स्थिति होती है उस समय करते हैं। अवृत्ताकार यानी इसका उच्चारण करते समय जो ओष्ठ है वो वृत्ताकार नहीं होते, जैसे अ, आ, ई, ए। ये जो उच्चारण है इसमें होठों की आकृति गोल नहीं होती बल्कि वो अवृत्ताकार फैले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार होठों की आकृति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण दो तरह से कर सकते हैं या इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, यानी किस स्थान से उस स्वर को बोला जा रहा है। जैसे कंठ्य स्वर है, देखिए हमारे जो मुख की आकृति है वो अंदर से कुछ यू, उल्टे यू के समान रहती है। इसमें ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? ये कंठ है, यानी गला जहाँ से स्वर प्रारंभ होते हैं कंठ है ये। तो यहाँ से जो बोले जाते हैं इन स्वरों को कंठ्य स्वर कहते हैं। इसमें दो आते हैं, ए और आ। यानी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती हैं। उसके बाद तालव्य। तालव्य यानी सबसे ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? ये तालु है, जो हमारे मुख के भीतर तालु है वो भाग है ये। तो यहाँ से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं और ये भी कितने होते हैं? दो, छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य कौन सा होता है? तालु और दांतों के बीच का जो भाग है वो कौन सा होता है? मूर्धन्य। यानी तालु और दांत इनके बीच का जो भाग है वो भाग होता है मूर्धा। मूर्धा। इस जगह से बोले जाने वाले जो स्वर है वो मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे री, यानी ये जो कठोर भाग है हमारे दांतों के ऊपर उसको मूर्धा कहते हैं और यहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं वो री है जो यहाँ से बोला जाता है और इसे मूर्धन्य स्वर कहते हैं। उसके बाद ओष्ठ्य स्वर, यानी जो हमारे होठ हैं, होठों से जो स्वर बोले जाते हैं, मुंह के भीतर जो होठ हैं इनसे जो स्वर बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको हम ओष्ठ्य स्वर कहते हैं, ऊ और औ। ये जो छोटा ऊ और बड़े ऊ हैं ये होठों से बोले जाने वाले स्वर हैं, तो जो उनको क्या कहेंगे? ओष्ठ्य स्वर। इसके बाद है कंठ और तालव्य, यानी कंठ से और तालु से मिलकर जिन स्वरों का निर्माण होता है, दोनों जगह पे ध्वनि का स्पर्श होता है, अंगों का स्पर्श होता है या घर्षण होता है। जैसे ए, ऐ, यानी हमारी जो जीभ है वो कंठ से दबाव उत्पन्न होता है और तालु को स्पर्श करती है। तो ये क्या है? ए और ऐ ऐसे स्वर हैं जो कंठ और तालव्य स्वर हैं, यानी दोनों स्थानों को मिलाकर इस स्वर को उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद है क्या है? कंठोष्ठ्य, यानी गले से आवाज़ निकलती है लेकिन होठों का इसमें प्रयोग होता है। ओ, औ, यानी गले से जो आवाज़ आती है उस ध्वनि को कौन सा स्थान मुख का है जो उसे कंट्रोल करता है या उसको ध्वनि में परिवर्तित करता है? वो क्या है? होठ।
यानी ओष्ठों से जो ध्वनि निकलती है और कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसका ओष्ठों के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है वो है ओ और औ, और इसे उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ और होठों के मेल से उत्पन्न है तो इसे क्या कहेंगे, कंठोष्ठ है। तो जो मुंह के भीतर के जो भाग हैं उनके आधार पर उच्चारण स्थानों के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। और ये मुख्य तौर पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। वो कंठ यानी पहला, तालु अर्थात दूसरा, मूर्धा अर्थात तीसरा, चौथा कौन सा हो गया, ओष्ठ्य, ये हो गया चौथा, पांचवा कौन सा हो गया, कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य, और छठा हो गया यहाँ पर कंठोष्ठ्य। तो ये 6 भाग है जिसमें बांटकर हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये हमारे मुख के भीतर के भाग हैं। तालु के बारे में आप सब जानते हैं, कंठ के बारे में आपको पता है, ओठों के बारे में आपको पता है, जो दांत हैं दांतों के बारे में आपको पता है, और इसके साथ मूर्धा वो भाग होती है जो तालु और दांतों के ऊपर का जो कठोर भाग है उसे मूर्धा कहते हैं, और यहाँ से उत्पन्न स्वरों को मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब है मुख के खुलने के आधार पर, यानी स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख कैसे खुलता है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये वर्गीकरण हम 4 तरह से कर सकते हैं। जो पहला है वो क्या है, संवृत स्वर। संवृत यानी जिसके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है उसे क्या कहेंगे, संवृत, यानी बंद मुख से जो उच्चारण किया जाता है, जैसे ई, ऊ, यानी छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आते हैं, यानी ये संवृत स्वर हैं। दूसरा है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत यानी आधा संवृत। इसमें क्या है, जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुला हो, यानी पूरा खुला ना हो, आधा। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ तो मुख न के बराबर खुला है, लेकिन इसमें क्या है कि मुख थोड़ा सा खुल जाता है, आधे से भी थोड़ा कम खुला होता है, जैसे ए, ओ। जब आप इनको बोल कर देखेंगे तो आपको ये स्थिति का पता चलेगा कि कैसे समृत स्वर है और कैसे अर्ध समृत स्वर हैं। उसके बाद है विवृत। विवृत का मतलब क्या होता है, पूरा खुला होना, यानी जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। जैसे आ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। उसके बाद है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत यानी आधा खुला, अर्ध अर्थात आधा, यहाँ पर भी अर्ध का प्रयोग किया था। अर्ध समृत यानी आधा बंद, यहाँ पर अर्ध विवृत अर्थात आधे से ज़्यादा खुला हुआ। जिसके उच्चारण में मुख आधे से ज़्यादा खुलता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। इसके कौन से स्वर इसमें आते हैं, ए, अ, और ओ जो है वो स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। संवृत है, संवृत और विवृत। संवृत क्या है, मुख न के बराबर खुलता है, और विवृत में क्या है, मुख पूरा खुल जाता है। अब इसी के आगे 2 भाग और हैं जिनको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अर्ध संवृत यानी आधे से कम खुलता है, अर्ध विवृत मुख आधे से ज़्यादा खुलता है। आप चाहें तो समृत और विवृत को एक साथ कर सकते हैं, और अर्ध समृत और अर्ध विवृत को एक साथ करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी से याद हो पाए। तो ये मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अब है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। देखिए, उच्चारण यानी बोलते समय जब हम स्वर को बोलते हैं तो उसको बोलने में समय कितना लगता है, इसे हम 2 भागों में मुख्य तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसके और भी नाम है, जैसे लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, और इसे एक मात्रिक यानी एक मात्रा का समय जिसमें लगता है एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखिए, जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जा सकता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ और री। ये क्या है, लघु स्वर हैं। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा अर्थात गुरु स्वर, और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है।
देखिए ए बोल रहे हैं हम, यहाँ कम समय लग रहा है, लेकिन ए की जगह आ बोलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी दुगना समय लगेगा। इसी तरह ई, ऊ और री की भी यही स्थिति है। इसमें देखिए ए की जगह यहाँ आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, यानी इनके उच्चारण में इन चारों स्वरों से ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये कौन से स्वर हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ अर्थात बड़ा, तो इसीलिए इसे गुरु स्वर भी कहा जा सकता है। और क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है और इसमें क्या है, दो मात्रा का, यानी इससे दुगना समय लग रहा है, तो ये कितना समय हुआ, दो मात्रा का, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लघु स्वर क्या है, तब भी यही परिभाषा है। ह्रस्व स्वर क्या है, तो भी आपको यही लिखने हैं। एक मात्रिक स्वर पूछ लिए जाए तब भी आपको इन चारों का ध्यान में रखना है। इसी तरह दीर्घ स्वर भी पूछा जा सकता है। दीर्घ की जगह गुरु शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। दीर्घ स्वर की जगह द्विमात्रिक शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें तीनों में आप ध्यान में रखेंगे कि स्वर कौन से आएंगे। ये वो स्वर हैं जिनमें दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि उच्चारण में जब हम इनको बोलते हैं तो जिस वर्ण के लिए जितना अधिक समय लग रहा है वो स्वर लघु या दीर्घ स्वर में हम उसको बांट कर रखेंगे। तो आज हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण है वो पूरा हुआ है। इसमें हमने स्वरों के जो वर्गीकरण है वो 7 तरह से इसका वर्गीकरण किया है। स्वरों को 7 रूप में हमने इसको वर्गीकृत करके यहाँ पे समझने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। हमारी जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें हम व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे, व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।